ठीक है, दिख रहा है सभी को अभी? यस सर। देखो अभी डिस्कस करते हैं फटाफट। तो सबसे पहली बात कि इनको ये दिख रहा है इन द पार्ट A to B, A से B तक का जो पार्ट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट? तो ए बी वाला पार्ट तो सबका करेक्ट आया होगा मोस्ट प्रोबब्ली। वॉल्यूम इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, सो एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, and when volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. So since temperature is increased, pressure must also increase. तो pressure भी increase होगा और volume constant रहेगा। तो ये देखो volume constant, pressure increase, मतलब जो first part है वो ऐसा आएगा, वो तो सबका आया हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये A है हमारा और ये B है। ये तो पहला पार्ट तो सबका करेक्ट आया, नो डाउट। अभी सेकेंड पार्ट देखो ठीक से। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, बी से सी तक क्या हो रहा है, केयरफुली देखो। अभी क्या दिख रहा है तुमको? बी से सी तक वॉल्यूम का क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। और टेम्परेचर का क्या हो रहा है? इंक्रीज। टेम्परेचर भी इंक्रीज। हाँ, तो अभी देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज और टेम्परेचर भी इंक्रीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बढ़ रहे हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर अभी सोचो, अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो हमारा जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है ना, PV इक्वल टू nRT जो होता है हमारा फॉर्मूला, तो उसके अंदर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन में कब रहता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे BC के अंदर जो है ना वो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है जो हमको इसमें से पता चलता है, क्योंकि वॉल्यूम इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखो ये स्टेप, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन में है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब BC पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट है, ये बात हमको पता चल गई। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में फिर प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? ये देखो ये सेकंड पार्ट मिल गया हमको, देखो समझोगे ठीक से? तो ये B से C तक जो है प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम पहुंच गए C पे। अच्छा, अभी CD में क्या हो रहा है देखो ठीक से। वो तो सीधी बात है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिक्रीज्ड, एंड देखो CD में वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा? प्रेशर का क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, PV इज इक्वल टू nRT हुआ करता है। प्रोपोर्शनल टू T। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से P प्रोपोर्शनल टू T हुआ करता है, और जब T घट रहा है तो P को भी घटना ही पड़ेगा, और क्या करेगा वो? तो इसलिए P डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज करना है हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब है वर्टिकल लाइन, और प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये देखो इधर, ये बन गया ग्राफ, करेक्ट है? तो ये हमारा पॉइंट D मिल गया। और अभी आगे जाके चौथा जो पार्ट है हमारा DA के अंदर क्या हो रहा है देखो ठीक से। तो DA में देखो DA, तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, करेक्ट है? तो देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों अगर डिक्रीज होते हैं तो मतलब क्या होता है उसका? और वो भी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली ना, और वो भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन वाला जो है वो उसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हिच मींस दैट प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट once again, and pressure constant and volume decreased। तो देखो इधर प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज्ड। प्रेशर कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने वाला है हमको, और वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब है इधर जाने का। ये देखो ये आ गया इधर A पे पहुंच के, हो गया हमारा काम। ये फोर्थ पार्ट मिल गए, चारों पार्ट्स। और रही बात PT ग्राफ की, तो देखो ठीक से PT ग्राफ में सबसे पहले क्या है, AB ना, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, अभी वॉल्यूम तो इसके अंदर है ही नहीं, बट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, और प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शन में है एक दूसरे के, तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन।
पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, origin. तो देखो ए से बी तक प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ हमको मिलेगा सपोज ये ऐसा, ये देखो ये, ठीक है। ये रॉन्ग भी हो सकता है अभी, याद रखो, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। हमने टेंटेटिवली उसको यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ बनाया, और ये स्टार्ट होगा सपोज किसी पॉइंट से, सपोज यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोल देंगे ए, और इस वाले पॉइंट को बोल देंगे बी, दूसरे वाले पॉइंट को। चलो ठीक है, ये हमारा मिल गया, ए बी तो मिल गया। चलो अभी आगे क्या हो रहा है देखो ठीक से। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो बीसी पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सीधी बात है, प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इधर जाने का, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का और ऐसे आगे बढ़ने का। चलो ठीक है, ये आगे आगे, और ये हमारा लास्ट पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। सी उसको नाम दे देंगे। ओके, अभी देखो आगे क्या हो रहा है। प्रेशर सीडी भी में देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। सीडी में टेम्परेचर प्रेशर दोनों डिक्रीज, और वो भी प्रोपोर्शन में डिक्रीज। तो इसका मतलब हमको ग्राफ मिलना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करने का और सीधा ओरिजिन की तरफ उसको ड्रॉ करने का। डॉटेड हम बाद में कर लेंगे उसको। तो देखो सी से स्टार्ट करेंगे और सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन को जाके मिलेगा। बस अभी डॉटेड लाइन उसको हमको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ठीक है, और मोस्ट प्रोबब्ली ये चौथा वाला जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल आएगा, मुझे लगता है ऐसा। तो देखो डी ए में क्या हो रहा है, डी ए में है ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है हो रहा है, yes, और टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करो यहाँ पे और सीधा प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को घटाते जाओ, तो ये ऐसा वाला ग्राफ हमको मिलना चाहिए। दोनों को ज्वाइन कर दो उसका, तो समझा ठीक से। तो ये सी डी वाला पार्ट हो गया। अभी चेक करो किस किस का करेक्ट आया था। सर पीवी वाला तो बहुत लोगों का रॉन्ग हो गया। हाँ। और पीटी वाला आया रहेगा किस किस का करेक्ट। हाँ सर, मेरा करेक्ट आया। ठीक है, लेट अस ग्राफ फर्दर। तो आगे बढ़ेंगे, तो उसके अंदर आ जाता है फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेसेस। जो हमने अभी तक जो सब प्रोसेस देखे, तो उससे ये फ्री एक्सपेंशन कैसे अलग है, तो वो हमको देखना है। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, इफ सपोज देयर इज अ बलून and suppose it is filled with air and suppose we puncture it। अगर जैसे हमने इसको नीडल लगा दिया तो फूट जाएगा। जैसे ही फूटेगा तो कोई अपोजिंग फोर्स तो है नहीं, और गैस विल एक्सपांड, जस्ट सडनली एक्सपांड, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। एंड सिंस देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर जबकि यहाँ पे जीरो है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो रहेगा। एंड इवन ये भी हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर अगर गैस भरा हुआ है और उसके अंदर हमने बहुत हाई प्रेशराइज करके गैस भरा हुआ है, और वो पूरे हमने वैक्यूम में लेके गए उसको, वैक्यूम में, और अगर उसको हमने बिल्कुल ये जो पिस्टन है वो अगर हटा दिया, जैसे हम ये पिस्टन हटा देते हैं तो इसके अंदर का जो गैस है वो पूरा तुरंत बाहर चला जाएगा और वैक्यूम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किधर भी चला जाएगा, एंड इट विल एक्सपांड फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब ऐसे बिना एक्सटर्नल प्रेशर के जब गैस एक्सपांड होता है तो उसको फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। और ऐसे प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, जस्ट बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू डेल्टा डी वी है कि नहीं, तो P इंटू डी वी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बाहर कोई फोर्स प्रेशर है ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर इज गोइंग टू बी जीरो, एंड सिंस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो द वर्क इज नॉट डन अगेंस्ट एनी प्रेशर। तो किसी भी प्रेशर, जिस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन करना है वो प्रेशर ही अगर जीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो रहता है। और एट द सेम टाइम नो हीट इज एक्सचेंज्ड बाय द गैस विद द सराउंडिंग्स।
तो इसलिए फिर यहाँ पे कोई भी गैस जो है वो कोई भी हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करता है या लीव भी नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे du जो है वो भी 0 बनता है। dq तो 0 बनता ही बनता है और इसकी वजह से du को भी 0 बनना पड़ता है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन ऑल द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ये जो u, w और q इन तीनों के बीच में कोई चेंज नहीं होता है और इस प्रोसेस को फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। ये सब उसके एग्जांपल्स है। एंड दिस इज एक्चुअली अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार चालू हो गया तो उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए ये जो है इस टाइप का प्रोसेस जो है वो फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में तो पता यही था ऑलरेडी कि du इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये जो अभी अभी हमने जो देखे सारे प्रोसेस वो सब एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस ही है। देखो, लेकिन अभी इसमें याद रखो कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने जैसी कि यहाँ पे ये सपोज साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें वीटी ग्राफ भी हमको मिल रहा है, पीवी ग्राफ भी हमको मिल रहा है और पीटी ग्राफ भी हमको मिल रहा है। बट पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है ना, मतलब अगर हम ये देखेंगे ठीक से कि ये पीवी ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है, तो दैट एरिया कैन बी इजीली फाउंड आउट इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो देखो, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि जो उसका लेंथ हमको पता है और ब्रेड्थ भी हमको उसका पता है। तो जैसे ही हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो दैट एरिया इज गोइंग टू बी एक्चुअली द वर्क डन। रिमेंबर, तो पी भी याद रखो ना, नहीं तो नहीं तो ऐसा गड़बड़ में ऐसा बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई को हो सकता है कि हमको सर ने सिखाया था कि एरिया अंडर द कर्व माना वर्क डन होता है और निकलते बैठेंगे ये वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, कोई फायदा नहीं है उसका। या पीटी ग्राफ के अंदर का एरिया, नो यूज एट ऑल, कोई फायदा नहीं उसका। क्यों? क्योंकि जो कोई भी एरिया माना वर्क डन नहीं होता है। कौन सा एरिया वर्क डन होता है? पीवी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमेशा वर्क डन हुआ करता है, ना कि कोई भी। इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। और इवन यहाँ पे क्या है ना कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ए से स्टार्ट किया और पूरा घूम के वापिस ए पे ही आ गए, तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो अभी इस केस में पूरे ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर किया हुआ जो वर्क डन है दैट विल बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट साइकिल। ये जो पूरा साइकिल है, नीचे का एरिया नहीं है, ये एरिया कोई निकालने की जरूरत नहीं है हमको। तो सिंपली ये साइकिल के अंदर जितना भी एरिया इनक्लोज्ड है तो वो तो सिंपली रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा आराम से, उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो वो जैसे हम एरिया निकाल लेते हैं दैट विल बी एक्चुअली द वर्क डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस। रिमेंबर, इवन ये ऊपर वाला जो ग्राफ हमने देखा था। अच्छा, अभी इसमें बताओ मेरे को कौन से ग्राफ के नीचे का एरिया माना वर्क डन है, बीच वाला या साइड वाले, दोनों में से कोई भी? वाला, बीच वाला है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पीवी ग्राफ है, राइट? तो पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, इनक्लोज्ड एरिया, ये जो एरिया हम निकाल पाएंगे तो वो एरिया माना क्या होगा? एक्चुअली वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द गैस इन दैट सिस्टम। तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी वर्क डन हो गया वो इस पीवी के ग्राफ से हम निकालेंगे यहाँ पे। और इसमें कौन से ग्राफ के नीचे का एरिया माना वर्क डन होगा बताओ? फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये देखो, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन पी एंड बी। पीवी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो माना हमेशा वर्क डन होता है। और जबकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन बाय द गैस विल एक्चुअली बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस साइकिल। तो ये ए बी सी ए, इस साइकिल के द्वारा इनक्लोज जितना भी एरिया है वो एरिया एक्चुअली वर्क डन बनेगा। ऐसे नहीं ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढना इजी है इसलिए वो एरिया ढूंढ लो और उसको ही वर्क डन बोल दो, या इसका एरिया ढूंढ लो और इसको ही वर्क डन बोल दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया माना वर्क डन नहीं होता है, या पीटी ग्राफ के नीचे का एरिया माना वर्क डन नहीं होता है, बल्कि पी और वी के बीच में जो ग्राफ बनता है उसके अंदर का एरिया माना वर्क डन हुआ करता है। ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अभी ये निकालना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है कि नहीं, तो इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने से कोई फायदा नहीं है। बट वी विल हैव टू रिमेंबर दैट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ enclosed by this graph will actually be the work done by the gas. This is all about the cyclic process, and after all the change in internal energy is going to be zero, but whatever work is done, remember in case of cyclic process delta U is zero, yeah, du is zero. So according to first law of thermodynamics we can say dq is equal to du plus dw, correct है? But du तो zero है already, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? dq will be equal to dw, and dw माना क्या? It is the area enclosed by the cycle. तो इसलिए वो अगर एरिया हम इनक्लोज निकाल रहे हैं
तो वो एरिया इनक्लोज्ड ना कि सिर्फ हमको वर्क डन देगा, बल्कि हमको द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड भी देगा, हीट एब्सॉर्ब भी उससे ही हमको मिलने वाला है। बिल्कुल, तो ये दोनों जो है फॉर्मूले उनके लिए सेम ही है। तो वर्क डन निकालना माना ही एक तरह से हीट एब्सॉर्ब निकालने के जैसा है, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ओनली, रिमेंबर। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये सब चीजें हमको डिस्कस करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। नाउ इसके आगे का जो पार्ट है वो एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेटेड है, second law of thermodynamics, and also we have to discuss about some heat engines and the concept of the refrigerator, working of refrigerator, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। और तो ये जो हमने आज किया वही आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। So thank you all of you. I will end this lecture here. The next lecture will start at 6:30 at maths का। संदीप सर वो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। अतुल सर का लेक्चर हो सकता था, लेकिन एक्चुअली उनका इंटरनेट बंद है, इसलिए अतुल सर का लेक्चर नहीं लगाया। तो हो सकता है कि 2 दिन संदीप सर कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद आप इस परसों से अतुल सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं लेक्चर। Thank you, sir. Thank you, sir.